आइए अब हम देखते हैं संचार के प्रकार क्या हैं। सबसे पहला होता है मौखिक संचार। जो सूचनाएं और संदेश लिखित ना हो वरन जुबानी हो उसे हम मौखिक संचार कहेंगे। जैसे रेडियो द्वारा संप्रेषण, सम्मेलन, सभाएं, साक्षात्कार इस मौखिक संचार के अंतर्गत आएगा। दूसरा है लिखित संचार। ऐसी सूचनाएं जो मौखिक तो नहीं होती मगर लिखकर दी जाती हैं, जैसे बुलेटिन, हैंडबुक्स, डायरियाँ, मैगजीन, समाचार पत्र इसके अंतर्गत आएंगे। अगला है औपचारिक संचार। औपचारिक संचार जिसमें संदेश वाहन के निर्माण और प्रेषण में अनेक औपचारिक संवाद अधिकांशतः लिखित होते हैं। और जैसे हम देखेंगे किसी संस्था के प्रमुख के द्वारा अपने अधीन रहने वाले व्यक्तियों को कुछ निर्देश प्रदान यदि किए जाते हैं तो इसे हम औपचारिक संचार कह सकते हैं। अगला है अनौपचारिक संचार। ऐसे संचार में किसी प्रकार की औपचारिकता तो नहीं बरती जाती और यह मुख्यतः पक्षकारों के बीच अनौपचारिक संबंधों पर निर्भर होते हैं, जैसे नेत्रों से किए जाने वाले इशारे, सिर हिलाना, मुस्कुराना, क्रोधित होना आदि इस अनौपचारिक संचार में आ सकते हैं। नेक्स्ट है नीचे की ओर संचार। इसका आशय यह है कि जब किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा अपने अधीन रहने वाले अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है तो उसे हम कहते हैं नीचे का संचार। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को यह जानकारी देना होता है कि उनके द्वारा कौन से कार्य किए जा रहे हैं और इन कार्य को वो किस प्रकार से पूरा करेंगे। अगला है इसी में ऊपर की ओर संचार। जब अधीनस्थों के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया और अनुभवों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है तो ऐसे संचार को हम ऊपर की ओर संचार कहते हैं। इस तरह के संचार से प्रबंधक कर्मचारियों की शिकायतों या कम उत्पादकता के कारणों को जानने में सहायता प्राप्त करता है। अगला है समस्तरीय संचार। जब संचार संगठन में एक ही स्तर के कर्मचारी या अधिकारियों के बीच होता हो तो उसे हम समस्तरीय संचार कहेंगे। इसके अंतर्गत अधिकारी और कर्मचारियों का सीधे आदान प्रदान होता है और यह विभिन्न स्तरों पर होने वाले प्रश्न अथवा उसके उत्तर प्राप्त करने में समय और शक्ति को भी बचत करता है। अगला है संचार की प्रक्रिया। यह संचार जिसकी प्रक्रिया के कुछ अंग होते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला होता है संवाददाता, अर्थात संवाददाता जिसके द्वारा संचार की शुरुआत की जाती है। दूसरा है इसमें संवाद, अर्थात वह बात जिसे हमें बताना है या कहना है, इसे भी संवाददाता ही तैयार करता है। यह संवाद आदेश, सुझाव, शिकायत, प्रशंसा, प्रतिवेदन किसी भी रूप में हो सकता है। तीसरा है माध्यम। संचार को पहुंचाने के लिए माध्यम की ज़रूरत भी होती है। यह माध्यम लिखित, मौखिक, सांकेतिक और दृश्य भी हो सकता है। अच्छा माध्यम या श्रेष्ठ माध्यम कौन सा होगा, यह संवाद की प्रकृति, संवाद प्राप्तकर्ता की अभिरुचि आदि बातों पर निर्भर करता है। अगला है संवाद प्राप्तकर्ता। जिसके पास संवाद पहुंचना है उसे हम कहेंगे संवाद प्राप्तकर्ता। इसके अभाव में संचार की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। अगला है इसी में प्रतिक्रिया। यह संचार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि यदि संवाद प्राप्तकर्ता निर्देशानुसार कार्य ना करे तो संचार भी प्रभावहीन समझा जाएगा। इसके पश्चात हम देखेंगे एक प्रभावी संचार क्या हो और उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला है कि संचार का उद्देश्य स्पष्ट हो, जिसे भेजने वाला और पाने वाला दोनों ही आसानी से समझ सके। दूसरा है संदेश की भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए ताकि इसे आसानी से समझा जा सके, पढ़ा जा सके।
तीसरा है संदेशों की निरंतर श्रृंखला। इसका मतलब ये है कि जो संदेश भेजे जाते हैं वह निरंतर हो। और अगला है इसी में चौथा है द्विमार्गी संचार। द्विमार्गी का मतलब यह एक पक्षी नहीं होना चाहिए, संचार दोनों तरफ से होना चाहिए। अगला है अच्छा संचार समय पर ही हो, क्योंकि इसके जारी होने के स्थान पर भी समय का ध्यान रखा जाता है और प्राप्त होने के स्थान पर भी इसकी प्रतीक्षा होती है। अगला है अच्छे संचार के लिए उचित माध्यम, जिसके द्वारा संचार वितरित किया जाए ताकि वह सही व्यक्ति तक पहुंच सके। इसके लिए आमतौर पर ऐसी संप्रेषण प्रणाली चाहिए जिससे बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी की तरफ या छोटे अधिकारी से बड़े अधिकारी की तरफ ही नहीं बल्कि समस्तरीय संचार भी पूरी तरह प्रभावी हो। आइए हम इसके पश्चात देखेंगे कि संचार जो किया जाता है उसके मार्ग में भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं। इसमें हम अपने संदेशों को सही रूप से पहुंचा नहीं पाते हैं, लोग उसे आसानी से समझ नहीं पाते हैं। तो ये बाधाएं क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले होती है भाषा की जटिलता। भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए, भाषा ऐसी हो जो आसानी से समझ में आ सके। दूसरी होती है प्रेषक और प्रेषित के बीच भौगोलिक दूरी। तीसरी होती है इसमें संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति के बीच अच्छे और मधुर संबंधों का अभाव, उनके बीच किसी न किसी बात पे मतभेद होते रहता है। चौथा है प्रेषक और प्रेषित के बीच आपसी मतभेद। पांचवा है संचार की तकनीकी बाधाएं, मतलब ये है कि संचार माध्यमों में अभियांत्रिकी दोष, गलत माध्यम का चुनाव, संचार यंत्रों का गलत ढंग से प्रयोग करने के फलस्वरूप आने वाली विभिन्न कठिनाइयां, जिसके कारण संचार करते समय बहुत ज़्यादा बाधाएं मार्ग में आती हैं। फिर आइए हम देखते हैं यदि ये संचार और इसकी बहुत सारी बाधाएं जो आ रही हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ उसके सुझाव भी दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला है प्रत्यक्ष संचार, अर्थात संचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संचार प्रत्यक्ष होना चाहिए, आमने सामने का होना चाहिए। दो लोगों का प्रत्यक्ष रूप से किया गया संचार अच्छा माना जाता है। भाषा सरल होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए, जिससे लोग आसानी से समझ सकें। तीसरा है इसमें अच्छे मानवीय संबंधों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला है प्रबंध के स्तर भी बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उनके स्तर यदि ज़्यादा होते हैं तो आपसी तालमेल या समन्वय नहीं हो पाता। फिर अगला है उपयुक्त माध्यम का चुनाव। ऐसा माध्यम चुनना चाहिए जिससे कि सुनने वाला और भेजने वाला दोनों जो है उसे आसानी से समझ सके और उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सके। तो आइए हम देखते हैं, अभी आपने ये देखा कि संचार जो है वह व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना संचार के हम प्रशासन की गतिविधियों को भी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए उचित संचार का या अच्छे संचार का होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।